चाहे अंधेरा कितना ही गहरा क्यों ना हो, सुबह हमेशा नई उम्मीद लेकर आती है। दीपावली आ रही है, याद रहे असली प्रकाश सिर्फ बाहर दिया जलाकर नहीं लाइए, भीतर अपने मन में भी लाइए। लक्ष्मी की पूजा जरूर कीजिए, लेकिन अपने घर की शक्ति का वंदन भी कीजिए। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य गतिविधियों पर। आदि कर्मयोगी अभियान 2025 पर राष्ट्रीय सम्मेलन आज से नई दिल्ली के विज्ञान भवन में होगा 2 दिवसीय आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होंगी मुख्य अतिथि। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ताओं को मिलेगा सम्मान। रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत का बड़ा कदम। स्वदेशी तेजस MK-1A लड़ाकू विमान आज भरेगा पहली उड़ान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नासिक प्लांट से रोल आउट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुरनूल में 13,430 करोड़ की परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, क्लीन एनर्जी से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक भारत बना रहा नया रिकॉर्ड। दुनिया भारत को 21वीं सदी के विनिर्माण केंद्र के रूप में देख रही। भारत ब्राजील साझेदारी को मिलेगी नई गति। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और ब्राजील के उपराष्ट्रपति की हुई सार्थक वार्ता। व्यापार, तकनीकी और रक्षा सहयोग पर बनी सहमति। संचार और पूर्वोत्तर विकास मंत्रालयों की पहल पर उपराष्ट्रपति को दी गई जानकारी। कनेक्टिविटी और नवोन्मेषण के प्रयासों की उपराष्ट्रपति ने की सराहना। BSNL पुनरुद्धार और डाक सुधारों की गई तारीफ। आज से नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 2 दिवसीय आदि कर्मयोगी अभियान 2025 राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हो रहा है। सम्मेलन का आयोजन जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। बता दें कि ये सम्मेलन जनजातीय ग्राम विजन 2030 के सह निर्माण के लिए एक मंच प्रदान करेगा, जो जनजातीय सशक्तिकरण और उत्तरदायी शासन की दिशा में एक कदम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम 4:30 बजे इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। जनजातीय कार्य मंत्रालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रतिपादित विकसित भारत के दृष्टिकोण के तहत इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। यह सम्मेलन आदि कर्मयोगी अभियान का एक हिस्सा है, जिसे आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका को मजबूत करने के लिए शुरू किया गया है। सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के अधिकारी, सचिव और आयुक्त भाग लेंगे, जो जनजातीय विकास के लिए रोड मैप तैयार करेंगे। इस कार्यक्रम का एक प्रमुख आकर्षण जनजातीय ग्राम विजन 2030 की संकल्पना तैयार करना होगा। सम्मेलन के दौरान 5 विषयगत समूह शिक्षा और कौशल विकास, स्वास्थ्य और पोषण, आजीविका और उद्यमिता, बुनियादी ढांचे और शासन और संस्थागत सुदृढ़ीकरण सहित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर विचार विमर्श किया जाएगा। प्रधानमंत्री जनमानस आदि कर्मयोगी अभियान और धरती आबा जनभागीदारी अभियान के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ताओं को सम्मान मिलेगा। भारत की मिट्टी में बसी है एक अनमोल विरासत, हमारे जनजातीय भाई बहन, जिनके पास है प्रकृति के संग जीने की कला, अपनी भाषा, अपने गीत और अपनी विशिष्ट पहचान। इन्हें और समृद्ध बनाने के लिए प्रज्वलित की गई है बदलाव की लौ आदि कर्मयोगी अभियान। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 10 जुलाई 2025 को जनजातीय गौरव वर्ष के अंतर्गत आदि कर्मयोगी अभियान का शुभारंभ किया। ये अभियान विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय नेतृत्व और उत्तरदायी शासन का जन आंदोलन है, जिसका लक्ष्य है 550 जिलों के जनजातीय बहुल ब्लॉकों के 1 लाख गांवों में 20 लाख से अधिक आदि कर्मयोगियों को संगठित करना। ये 11 करोड़ जनजातीय लोगों के जीवन में परिवर्तन का महाअभियान है, एक राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन।
30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जनजातीय गांवों में प्रशिक्षित आदि कर्मयोगी जनजातीय भाई बहनों और सरकार के बीच एक पुल की भूमिका निभाएंगे और हर आवश्यक सरकारी योजना का लाभ उन तक पहुंचाएंगे। आदि कर्मयोगियों का गठन 3 स्तरों पर किया जा रहा। आदि कर्मयोगी जो केंद्र, राज्य, जिला, ब्लॉक एवं गांव के विभिन्न विभागों के चयनित अधिकारी है। इनके साथ जुड़ेंगे आदि सहयोगी जैसे गांव के शिक्षक, डॉक्टर, युवा और समाज सेवी जो समुदाय के मार्गदर्शक और सहयोगी होंगे। आदि साथी भी इस गठन का अहम हिस्सा होंगे, जिसमें स्थानीय स्वयंसेवी, महिला समूह और पारंपरिक नेता शामिल होंगे जो जमीनी स्तर पर बदलाव के सहभागी और प्रेरक होंगे। इन सबकी भूमिका जनजातीय गांवों के भविष्य और प्रगति को दिशा देने में महत्वपूर्ण होगी। आदि कर्मयोगियों के लिए रीजनल स्तर पर चेंज मैनेजमेंट प्रोग्राम की व्यापक व्यवस्था की गई है, जिसे रीजनल स्तर से लेकर गांव स्तर तक कैस्केडिंग मॉडल में संचालित किया जा रहा है। रीजनल स्तर पर राज्य स्तर के मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षित किया जाता है, जो आगे जिला स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षण देते हैं और फिर ये प्रक्रिया ब्लॉक तथा गांव स्तर तक पहुंचती है। जनजातीय समुदायों के समावेशी विकास के लिए भारत सरकार की कई योजनाओं का क्रियान्वयन आदि कर्मयोगियों की देखरेख में होगा। हर गांव में बनेगा समुदाय के सपने और विकास लक्ष्य का विजन, जिन्हें दीवार पर चित्रण कला के माध्यम से करेंगे प्रदर्शित और साकार। हर गांव में आदि सेवा केंद्र, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका, पोषण, महिला शिशु कल्याण, जल स्वच्छता और अन्य योजनाओं का लाभ जनजातीय समुदायों तक पहुंचाने के लिए एकल खिड़की केंद्र होंगे। ये केंद्र जनजातीय सेवा समय के दौरान समुदायों का अधिकारियों से सीधा संपर्क स्थापित कर शिकायत निवारण और विभागीय पहुंच को आसान बनाते हुए एक नई जवाबदेही की प्रणाली लाएंगे, जिससे हर जनजातीय परिवार तक सरकारी सुविधाएं समय पर और पूर्ण रूप से पहुंच सकेंगी। आदि कर्मयोगी अभियान जन सेवा से जन जागरण तक एक जनजातीय सेवा पथ है, जहां सेवा, समर्पण और संकल्प बदलाव के पथ प्रदर्शक हैं। इस अभियान से प्रज्वलित होगी विकास की लौ और पूरा होगा विकसित भारत का संकल्प, जहां हर जनजातीय होगा सशक्त, आत्मनिर्भर और गर्वित। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारतीय शांति सैनिकों ने न केवल अपने लिए एक विशेष स्थान बनाया है, बल्कि उन्होंने जिन क्षेत्रों में सेवा की है वहां लोगों का विश्वास और स्नेह भी जीता है। राष्ट्रपति भवन में संयुक्त राष्ट्र सैनिक योगदान देने वाले देश के लिए आयोजित सेना प्रमुखों का सम्मेलन इसे संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शांति स्थापना के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों और योगदान को सराहा। उन्होंने कहा कि शांति स्थापना के बड़े कार्य में वीर महिलाओं और पुरुषों का योगदान देने वाले राष्ट्रों के रूप में हमें सामूहिक तौर पर ऐसा ढांचा विकसित करने का प्रयास करना चाहिए जो सैन्य योगदानकर्ता देश की आवाज और मजबूत करे। साथ ही हमें स्थानीय हितधारकों के साथ अधिक सक्रियता से जुड़ने के लिए काम करना चाहिए, जो ऐसे वातावरण बनाने में सहायक होंगे जिसमें शांति थोपी नहीं जाएगी, बल्कि सहभागी प्रक्रियाओं के माध्यम से इसे पोषित किया जाएगा। India is proud to be a steadfast contributor to UN peacekeeping since its inception. Our peacekeepers have served with distinction in some of the most challenging operations across the globe. In the journey of peacekeeping, India has made appreciable strides in gender inclusion. Women peacekeepers have empowered local communities and fostered trust. Our combat engineers, medical teams, and police have also done invaluable work of providing critical life-sustaining services and other support facilities. I am glad to note that through years of participation in peacekeeping operations, Indian peacekeepers have not only upheld the United Nations mandate and the ideals enshrined therein, but have also carved a special place for themselves.
They have earned goodwill among the people they serve in strife-torn areas. A matter of pride for India to host the first of its kind conclave of the army chiefs of troop contributing countries for United Nations peacekeeping. The event was guided by the Honorable Prime Minister's 5S. This approach is Samman, that is respect, Samvad, that is dialogue, Sahyog, that is cooperation, Samriddhi, that is prosperity, and Suraksha, that is security. These were further strengthened during interactions of the esteemed guests from participating nations with the Honorable Defense Minister and Honorable External Affairs Minister. The conclave unfolded over 3 days and aimed at reinforcing collective commitment to global peace. Plenary sessions and discussions revolved around the following outcomes: forge a nuanced and shared understanding of the complex operational realities in peacekeeping missions. ब्राजील के उपराष्ट्रपति गेराल्डो अल्कमिन ने गुरुवार को दिल्ली में वाइस प्रेसिडेंट एनक्लेव में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और ब्राजील के बीच व्यापार और आर्थिक संबंधों के मजबूत होने की उम्मीद जताई। उन्होंने ऊर्जा सहयोग बढ़ाने, फार्मास्यूटिकल्स और रक्षा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करने, अनुसंधान और नवाचार में निवेश को बढ़ावा देने पर चर्चा की। मुलाकात के दौरान कनेक्टिविटी में सुधार लाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटलीकरण जैसे उभरते क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर भी ध्यान दिया। ब्राजील के उपराष्ट्रपति गेराल्डो अल्कमिन 3 दिवसीय भारत यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हाल ही में ब्राजील यात्रा के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए मंत्री स्तरीय समीक्षा तंत्र स्थापित करने और अगले 5 वर्षों में $20 अरब का द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य निर्धारित करने पर सहमति जताई थी। केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुरुवार को संसद भवन में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की भविष्य की योजनाओं और मुख्य पहलों पर उन्हें जानकारी दी गई। इस बैठक के दौरान उपराष्ट्रपति को देश में दूरसंचार और इंटरनेट बुनियादी ढांचे का विस्तार करने की जानकारी दी गई। उन्हें देश के अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने और अधिक सस्ती दर पर डेटा प्रदान करने संबंधी सरकार के प्रयासों से भी अवगत कराया गया। उन्हें व्यापक डाक नेटवर्क और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक सहित नवाचारी परियोजनाओं के जरिए इसके संसाधनों का लाभ उठाने के लिए मंत्रालय की पहलों पर भी जानकारी दी गई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भारत संचार निगम लिमिटेड को फिर से शुरू करने, डाक विभाग की नई पहलों और स्पीड पोस्ट प्रणाली के कुशल संचालन की सराहना भी की। इसके अलावा उपराष्ट्रपति ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास की तीव्र गति, नए अवसरों के सृजन और समग्र सुरक्षा स्थिति में सुधार पर खुशी जाहिर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में लगभग 13,430 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास कर राष्ट्र को समर्पित किया। ये परियोजनाएं उद्योग, विद्युत पारेषण, सड़क, रेलवे, रक्षा विनिर्माण, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस सहित प्रमुख क्षेत्रों में फैली हुई है। यह क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बढ़ाने, औद्योगिकरण को गति देने और राज्य में समावेशी सामाजिक आर्थिक विकास को गति देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 16 महीनों में आंध्र प्रदेश में विकास की गाड़ी तेज गति से दौड़ रही है। डबल इंजन की सरकार में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और इस प्रगति को आज सभी देख भी पा रहे हैं। आज दिल्ली और अमरावती मिलकर तेज विकास की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की होने वाली है। पिछले 16 महीनों में आंध्र प्रदेश में विकास की गाड़ी तेज गति से दौड़ रही है। डबल इंजन की सरकार में अभूतपूर्व प्रगति हो रही है। आज दिल्ली और अमरावती मिलकर तेज विकास की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और जैसा चंद्रबाबू ने कहा, इस तेज गति को देख करके मैं कह सकता हूं कि 2047 में
आजादी के जब 100 साल होंगे, विकसित भारत होके रहेगा। लेकिन मैं विश्वास से कहता हूं कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी होने वाली है। 21वीं सदी 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की सदी होने वाली है। 21वीं सदी 143 करोड़ भारतवासियों की सदी होने वाली है, कह रहे थे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से कुरनूल और आसपास के इलाकों को बहुत फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि तेज विकास के बीच हमें पुरानी स्थितियों को भी भूलना नहीं है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य तक तेजी से पहुंचने के लिए आज देश में मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है। ये प्रोजेक्ट राज्य में कनेक्टिविटी को मजबूत करेंगे, इंडस्ट्री को बढ़ावा देंगे और लोगों के जीवन को आसान बनाएंगे। इन परियोजनाओं से कर्नूल और आसपास के इलाकों को बहुत फायदा मिलेगा। मैं इन परियोजनाओं के लिए राज्य के सभी लोगों को बधाई देता हूं। साथियों, किसी भी देश और राज्य विकास के लिए एनर्जी सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। आज यहां बिजली के क्षेत्र में अराउंड 3000 करोड़ रुपीस का ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। इससे देश की एनर्जी कैपेसिटी और बढ़ेगी। तेज विकास के बीच हमें पुरानी स्थितियों को भी भूलना नहीं है। 11 साल पहले जब केंद्र में कांग्रेस सरकार थी, तब प्रति व्यक्ति इलेक्ट्रिसिटी की खपत औसतन 1000 यूनिट से भी कम थी। तब देश को ब्लैकआउट जैसी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता था। हमारे गांवों में बिजली का खंभा भी नहीं लगा था। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से शिष्टाचार मुलाकात की। ये मुलाकात लोकसभा अध्यक्ष के आवास पर हुई। इस दौरान विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श भी हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ने दिल्ली की जनहित के लिए किए जा रहे प्रयासों की भी जमकर तारीफ की। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया कि भारत और मिस्र वैश्विक दक्षिण की प्रगति के लिए प्रतिबद्धता साझा करते हैं। प्रथम भारत मिस्र रणनीतिक वार्ता में अपने उद्घाटन भाषण में बोलते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत और मिस्र वैश्विक दक्षिण की प्रगति और विश्व मामलों में राष्ट्रों की स्वतंत्रता एवं चयन की स्वतंत्रता को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह एकजुटता निश्चित रूप से आज हमारी चर्चाओं का मार्गदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि हमारे राजनीतिक संपर्क और समन्वय बहुपक्षीय संबंधों सहित मजबूत और निरंतर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत हमेशा से 2 राष्ट्र समाधान का समर्थन करता आया है और फिलिस्तीन के साथ उसका विकास सहयोग बहुत व्यापक है। भारत क्षमता निर्माण, मानव संसाधन विकास और फिलिस्तीनी संस्थानों को सशक्त करने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। Elevation of our relationship to a level of a strategic partnership in 2023. We can see that cooperation in various domains have intensified. Our deliberations today provide an opportunity to take stock and set direction to realize the visions of our leaders. Bilaterally, we have, as I said, noted the deepening of collaboration in different spheres. Our political contacts and coordination have been strong and sustained, including in the multilateral side. Our defense and security exchanges have grown. Trade and investment continues to be promising, and we will discuss how to take them forward. We can also explore possibilities in digital, public infrastructure, fintech, pharma, space, startups, and green technologies. As befitting 2 old civilizations, culture and people-to-people exchanges also occupy an important place in our ties.
In keeping with our long-standing friendship, it was natural that Egypt assisted us in the evacuation of Indian nationals from the region in June 2025. We thank you very much for all that you did at that time. I would also like to place on record our deep appreciation for the solidarity that your government and you personally displayed in the aftermath of the Pahalgam terrorist attack. Prime Minister Modi and President Sisi spoke to each other at that time. We noted the warm welcome you accorded to the multi-party parliamentary delegation that visited Egypt after that. So let me also say, Excellency, that we meet at a time when international situation is complex and volatile. And certainly, I think an exchange of perspectives on the current challenges is to our mutual benefit. Let me take the opportunity to appreciate the contribution of Egypt and the leadership of President Sisi in realizing the Gaza peace plan. Prime Minister Modi appreciated President Sisi's invitation to the Sharm el-Sheikh Summit for Peace. We were represented by Minister K.V. Singh. We sincerely hope that the summit and its understandings will pave the way for a better future. India will continue to strongly support all efforts towards a durable and just peace in the region. दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपना 32वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय था कैदियों के मानवाधिकार। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जिन्होंने आयोग के 3 दशक लंबे योगदान की सराहना की। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि आर्थिक प्रगति हमेशा मानव गरिमा के साथ चलनी चाहिए, खासकर उन असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए जो अपने परिश्रम से शहरों और अर्थव्यवस्था को गति देते हैं। कैदियों के मानवाधिकारों पर आयोजित सम्मेलन की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि जेलें सिर्फ सजा की जगह नहीं, बल्कि सुधार, पुनर्विकास और उम्मीद का केंद्र माननी चाहिए। This day is more than just an institutional milestone. It is an occasion to reaffirm our collective commitment to the timeless values of justice, liberty, equality, and fraternity as enshrined in our Constitution. Our Constitution stands at the core of this framework. Our Constitution guarantees civil and political freedoms through fundamental rights. It guides the state to promote socio-economic and cultural well-being of citizens through the directive principles of state policy. लगभग 5 दशक तक माओवादियों का गढ़ रहा अबूझमाड़ और उत्तरी बस्तर अब नक्सली हिंसा से पूरी तरह से मुक्त हो गया है। पिछले 2 दिनों में छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में कुल 258 खतरनाक नक्सलियों ने हथियार डाल दिए और समाज की मुख्य धारा में लौट आए हैं। इसकी जानकारी गृह मंत्री अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से साझा की है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक पोस्ट में खुशी जताते हुए कहा है कि नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में बड़ी सफलता। छत्तीसगढ़ में 170 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, 27 ने हथियार डाल दिए थे। महाराष्ट्र में भी 61 नक्सली हथियार त्याग कर मुख्य धारा में लौटे हैं। पिछले 2 दिनों में कुल 258 वामपंथी उग्रवादियों ने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया है। गृह मंत्री ने कहा कि हिंसा छोड़कर भारत के संविधान में अपना विश्वास पुनर्स्थापित करने के लिए इन सभी के निर्णय की सराहना करता हूं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार की निरंतर कोशिशों का ही ये परिणाम है कि नक्सलवाद आखिरी सांसें ले रहा है। ये तमाम बातें उन्होंने अपने संदेश में लिखी। साथ ही नक्सलियों के विरुद्ध हमारी स्पष्ट नीति है, ये उन्होंने कहा। उन्होंने ये भी बताया कि ये नीति वो है जो आत्मसमर्पण करना चाहते हैं उनका स्वागत है, लेकिन जो लोग हथियार उठाए रहेंगे उन्हें हमारी सुरक्षा बलों की कठोर कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने ये भी लिखा कि सभी नक्सलियों से मेरी अपील है कि वे अपने हथियार त्याग दें और मुख्य धारा में लौट आएं। गृह मंत्री अमित शाह ने आगे कहा कि यह अत्यंत हर्ष की बात है कि एक समय आतंक का गढ़ रहे छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ और नॉर्थ बस्तर को आज नक्सली हिंसा से पूरी तरह से मुक्त घोषित कर दिया गया है। अब छिटपुट नक्सली केवल साउथ बस्तर में बचे हुए हैं, जिन्हें हमारी सुरक्षा बल शीघ्र ही समाप्त कर देगी। जनवरी 2024 में छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनने के बाद से
2100 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। 1785 को गिरफ्तार किया गया है और 477 को न्यूट्रलाइज किया गया है। यह 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के हमारे दृढ़ संकल्प का प्रतिबिंब है। भारत की रक्षा ताकत एक बार फिर दुनिया को चौंकाने वाली है। जी हां, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित तेजस MK-1A अब पहली उड़ान के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारत की हवाई शक्ति के इतिहास में आज का दिन एक नई कहानी लिखने वाला है। आज पहली बार नासिक के आसमान में तेजस MK-1A लड़ाकू विमान की गूंज सुनाई देगी। यह एक स्वदेशी विमान है जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस विमान के फ्लाइट को फ्लैग ऑफ करेंगे, जो भारत की सैन्य आत्मनिर्भरता की दिशा में एक नया अध्याय होगा। तेजस MK-1A पुराने MiG-21 का एडवांस्ड वर्जन है, जिसमें अल्ट्रा मॉडर्न एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर सिस्टम और बेहतर रडार लगाए गए हैं। इसकी अधिकतम रफ्तार 2200 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कुछ ही मिनटों में ये दुश्मन की सीमा तक पहुंच सकता है। इसमें हवा से जमीन में मार करने की क्षमता है और सटीक निर्देशित हथियार ले जाने में पूरी तरह से ये सक्षम है। तेजस MK-1A की सबसे बड़ी उपलब्धि इसका 65% स्वदेशी योगदान है। इसके अधिकांश पार्ट्स भारतीय कंपनियों ने तैयार किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को आंध्र प्रदेश यात्रा के दौरान नांदयाल जिले में श्री भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन स्वामी वाडला देवस्थानम में पूजा अर्चना की। इस मंदिर की एक अनूठी विशेषता यह है कि ये एक ही परिसर में एक ज्योतिर्लिंग भी है और एक शक्तिपीठ भी। ये पूरे देश में इस तरह का पहला मंदिर है। चलते चलते आपको दिखाते हैं इसकी कुछ झलकियां। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। नमस्कार। Hare